स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगला हेडिंग होगा आपका। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं आप, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा? अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। इस अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना है। क्या हुआ? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना है। अब मान लीजिए आपके पास, सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे अल्कोहल लिख रहा हूँ, फिर इसी के बगल में फिनॉल और इसी के बगल में ईथर। अल्कोहल में ये रहा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे नज़र आएगा, और इसके साथ एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मान लो नज़र आ रहे हैं। ये आपका अल्कोहल है। इस अल्कोहल में ये कार्बन कैसा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, कुछ ऐसा। तो ये भी कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री है ना। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 109.5 डिग्री का। लेकिन ये वाला जो एंगल है, क्या ये 109.5 डिग्री का होगा? नहीं, कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा? कुछ ज़्यादा होगा। क्यों भाई? कम होगा। मतलब दोनों में से एक बात बताओ, या तो कम होगा या तो ज़्यादा। कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर का रिपल्सन इस बॉन्ड पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 108.9 डिग्री। तो ये जो आप अल्कोहल देख रहे हो, इस अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.9 डिग्री का होता है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ये 96 पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला पोर्शन, ये 142 पिकोमीटर होता है। तो 142 पिकोमीटर और 96 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आपके पास अल्कोहल का कोई कंपाउंड तैयार होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, और ये जो कार्बन, ये भी sp3 है। sp3 होते हुए इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, जबकि ये sp3 होते हुए उसका बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का रिपल्सन। सेम यही चीज़ अगर मैं फिनॉल के साथ करूं, तो मैं आप देखूंगा कि ये रहा, मान लो फिनॉल बना दिया मैंने, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ एक ऑक्सीजन और उसके साथ एक हाइड्रोजन। क्या इसके पास भी 2 लोन पेयर दिखेगा? हाँ या ना? तो अब बताइए, क्या इसका बॉन्ड एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली उतना होना चाहिए? 108.9। ये भी अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट उतना ही है। एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल जो इस बेंजीन के साथ है वो है 109 डिग्री। तो आप अप्रॉक्सीमेटली बराबर बोल सकते हैं, ये भी 109 है और ये भी 109। आधा एंगल क्यों कम, आधा डिग्री क्यों कम हो गया? लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से आधा डिग्री कम हो गया। और देखना बेटा, ये अब यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कितना है? 142 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पे 136 पिकोमीटर होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाता है। इस डबल बॉन्डेड कैरेक्टर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा, बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इसके बॉन्ड लेंथ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी अभी कितना होगा? 96 पिकोमीटर ही रहेगा। अब बात ईथर की आई है, तो जब मैं ईथर के बारे में बात करूंगा, तो ये रहा ऑक्सीजन और इसके साथ 2 कार्बन, एक कार्बन sp3 के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक कार्बन sp3 के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या लगता है कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा, क्या वो उतना ही रहेगा या बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बॉन्ड एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा?
इस बार ये रिपल्सन तो पड़ रहा है, लेकिन इसका जो रिपल्सन है बेटा, उस रिपल्सन पे ये कार्बन और कार्बन का भी रिपल्सन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका भी रिपल्सन पड़ रहा है। इसलिए बॉन्ड एंगल जितना कम इधर हो गया था उतना कम नहीं, बल्कि कम होने के बजाय बढ़ जाता है। तो 109 के बजाय 111.7 हो जाता है। तो 111 डिग्री इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और बॉन्ड एंगल जो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो एज इट इज उतना ही होता है जैसे कि ये है, बशर्ते इधर का बॉन्ड एंगल की वजह से थोड़ा सा साइड डिस्टेंस कम था, इधर 141 पिकोमीटर, कुछ अप्रॉक्सीमेटली आप बराबर बोल सकते हो, 142 पिकोमीटर है, यहाँ पे 141 पिकोमीटर है, ये 136। बशर्ते सिर्फ इस बात को ध्यान देंगे कि इन दोनों का तो बॉन्ड एंगल बराबर है लेकिन बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर है लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ भी अलग है और बॉन्ड एंगल भी अलग है। ये एक स्ट्रक्चर हुआ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। हाइब्रिडाइजेशन बताना बेटा इसके ऊपर कितने का है, ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कितने का है, अभी भी sp3, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 का होगा। नोट करें, ये है आपका स्ट्रक्चर। इससे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ, एक बार बताइए, पिछले चैप्टर में जब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो मैंने बोला था ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिजिकल प्रॉपर्टी, याद आ रहा थोड़ा बहुत? तो उसमें मैंने क्या क्या कौन कौन सी बातें की थी? उसमें मैंने बात की थी कि उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में, और बात की थी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और सॉलिबिलिटी के बारे में बात की थी, डेंसिटी के बारे में बात की थी, यही सब बातें की थी। तो एक बार फटाक से मुझे बताइए, अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कम है तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? सिंपली हाँ, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अगर कम है तो मॉलिक्यूलर मास कम है तो वैन डर वाल फोर्स कम होगा, वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो गैस होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से वैन डर वाल फोर्स बढ़ता जाता है, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन जब हम एक ऐसे बात करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल फोर्स को से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो वो गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? लिक्विड। गैस होगा नहीं। क्यों नहीं गैस होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही तो वो लिक्विड हो रहा है। देखो H2O और H2S, वाटर की बात करें अगर, तो आपको पता है कि H2O और H2S ये दो मॉलिक्यूल है, इसमें H2S आपका गैस है जबकि H2O क्या है? लिक्विड। क्या रीज़न है लिक्विड होने का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? H2S का। जब फिर भी उसके बाद H2O क्या है? लिक्विड। होना तो लिक्विड इसको चाहिए था, बट ये क्या है? गैस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेशल पावर आ जा रही, कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। बहुत बड़ा अल्कोहल अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कोई भी अल्कोहल गैसियस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो फिजिकल स्टेट का यहाँ पे लेना देना नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं। डिपेंड करता है, बहुत बड़ा अल्कोहल होगा तभी सॉलिड होगा, अदरवाइज लिक्विड होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड का हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पता करना है। तो जल्दी से मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है? आराम से सोच करके बताना। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। वेरी गुड। एक बार मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तो, मॉलिक्यूलर मास मान लो ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मॉलिक्यूलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। मॉलिक्यूलर मास मान लो सेम है तो फिर आप अट्रैक्शन फोर्सेस देखते हो। अट्रैक्शन फोर्सेस जब देखते हो तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपेयर में जितना उतना नहीं हो पाता। तीसरे नंबर पे आप लंडन फोर्स देखते हो। लंडन फोर्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, वो वैन डर वाल फोर्स है एक तरीके से। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। मान लो आपके फोर्सेस भी सेम है और मॉलिक्यूलर मास भी सेम है,
फिर उस केस में क्या करोगे, फिर आप ब्रांचेज देखते हो। अगर ब्रांचेज ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर ब्रांचेज कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला होगा बॉइलिंग पॉइंट। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर मास। बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली या इन्वर्सली? और एक बार मॉलिक्यूलर मास दिख गया, दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर मास मान लो सेम है, तो क्या देखोगे, फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्सेस में पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे नंबर पे आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरे नंबर पे आता है लंदन फोर्स। इसी लंदन फोर्स को आप बोलते हो डिस्पर्जन फोर्स। और एक बार मान लो ये दोनों सेम हो गए, देखो ये भी सेम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम हो गया, फिर क्या करते थे, फिर ब्रांचेज देखते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेज। जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक और बात, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मेन रीज़न क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। गुड। एक और काम करते हैं, सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट की मैं डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट लिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दोनों एक साथ काम करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आएगा आपका अमाइन, अमाइन के बाद आएगा कीटोन, फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आएगा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड के बाद आखिरी में आता है आपका हाइड्रोकार्बन। ईथर रह गया, ठीक है बेटा, ईथर रख देता हूँ। चलो अब तो लिख दिया बाद में। कीटोन एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड के पहले यहाँ पे ईथर आता है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ईथर यहाँ लिख देता हूँ, ईथर के बाद एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन। तो बताओ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। ये आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे। अब आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और अमाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सी बॉन्डिंग आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आएगा। कीटोन एल्डिहाइड और ईथर में, कीटोन एल्डिहाइड और ईथर में पोलैरिटी यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोकार्बन में लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद किसका होगा, एल्कोहल, देन अमाइन, फिर कीटोन, एल्डिहाइड का, ईथर, एल्काइल हैलाइड, देन हाइड्रोकार्बन। ये आप अगर हाँ याद रखेंगे, ये तब होगा जब सबके मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। ये तभी कंपेयर करेंगे जब मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्सीमेटली सेम।
तो दूसरा हो गया वाटर सॉल्युबिलिटी, बताना जरा। वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी में क्या अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है? है, सबको पता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो वाटर के साथ मिला के फिर, तो क्यों वाटर में सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो लिखेंगे अल्कोहल आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है? पोलैरिटी ज़रूरी है। दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो समझ लो वाटर में सॉल्युबल है। और दूसरे नंबर पे आता है पोलर कंपाउंड। क्या होना चाहिए? पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल है, अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल है तभी जा कर के वाटर में सॉल्युबल होगा। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल इन वाटर। और अगर वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या वाटर सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ कार्बन पे डायरेक्टली होगा या इन्वर्सली होगा? सोच के बताओ। इन्वर्सली। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में दो पोर्शन है, ROH में दो पोर्शन है, एक वाटर लविंग है और एक वाटर हेटिंग है। R वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक या एक्वाफोबिक। ये जो है ये एक्वाफोबिक है। एक्वाफोबिक का मतलब वाटर से डरने वाला। और OH क्या है बेटा? एक्वाफिलिक, यानी कि वाटर से लव करने वाला। तो जितना ज़्यादा OH ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, और जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा उतना कम वाटर सॉल्युबल होगा। तो बताओ सॉल्युबिलिटी, अगर मैं यहाँ लिखूँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा OH ग्रुप होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब कुछ सवालों का जवाब आप फटाफट दे दो। क्वेश्चन नंबर 1, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दो कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट, कुछ क्वेश्चन है जिनके बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना होगा। क्या बेटा? इंड्यूस डाइपोल नहीं, लंडन फोर्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। एक डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन वो अलग होता है उस, क्योंकि दो मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए ना, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम बॉइलिंग पॉइंट में वो यूज नहीं किया। कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग दे देंगे। पहला है, इसमें A है ब्यूटेनॉल, B है इथॉक्सी इथेन, C है CH3CH एसीटोन, D है ब्यूटेनल और E है ब्यूटेन या पेंटेन लिख देता हूँ। तो आपको इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो बताओ सबसे पहला ये क्या हो गया? अल्कोहल। क्या हो गया बेटा? अल्कोहल। ये क्या है? ईथर। ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या रहा? हाइड्रोकार्बन। अब आपसे पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनमें किसका होगा? अल्कोहल का, यानी कि A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद बेटा A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्कोहल के बाद आएगा कीटोन। कीटोन कौन है? C। उसके बाद एल्डिहाइड यानी कि D। और फिर
ईथर कौन है, बी, और फिर लास्ट वाला ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला। सॉलिबिलिटी इन वाटर देखते हैं, तो भाई पोलर सॉलिड में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉलिड में डिजॉल्व होता है। यही लाइक डिजॉल्व लाइक रूल है। तो अगर सॉलिबिलिटी अल्कोहल को पानी में डिजॉल्व करा रहे हैं तो दो बातें देखनी होगी। सबसे पहले तो एल्काइल ग्रुप जो एक्वाफोबिक है, यानी कि वाटर से नफरत करने वाला। दूसरा है OH ग्रुप जो एक्वाफिलिक है, वाटर को लव करने वाला। तो जितना ज़्यादा वाटर लविंग ग्रुप होगा यानी कि OH, उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। जितना ज़्यादा बड़ा R होगा, वाटर हेटिंग ग्रुप उतना ज़्यादा होगा तो उतना कम सॉल्युबल होगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर में नंबर ऑफ OH ग्रुप जितना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, नंबर ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। नोट कर लें इसको अपनी कॉपी में, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा। पहला सवाल, आपको सॉल्युबिलिटी बताना है, साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2 CH2OH। आप भी एक साथ लिखने देना मुझे सब। CH3CH2OH, 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 CH2OH, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। आपको पहले तो बॉइलिंग पॉइंट बताना, चलो फटाफट बता दो। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H का। अब ये एक कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, इसमें भी 3 कार्बन। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है? इसका और इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। इसका और इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। आखिरी 3 का मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास सेम होता है तो क्या देखते हैं, ब्रांचिंग। तो जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इस हिसाब से H, I और J में से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो बताओ किसका, H का। बॉइलिंग पॉइंट H का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद I और उसके बाद J। अब 5 वाला कार्बन खत्म हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास खत्म। अब 4 वाले कार्बन की बात करते हैं, बताओ। अब आपके पास E है, F है और G है, तो सबसे ज़्यादा E का, फिर F का, फिर G का। अब चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब D और C में C का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा और उसके बाद आएगा D। अब बताओ B और देन, क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? गुड। तो बॉइलिंग पॉइंट देखते समय सबसे पहले क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर बराबर हो गया तो ब्रांचेस देखोगे, फोर्सेस देखोगे। अगर फोर्सेस, अब यहाँ पे देखो क्या है कि फोर्सेस भी बराबर है। अब इस वाले क्वेश्चन में इस दोनों में देखोगे तो आप फोर्सेस भी, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दिखेगा और मॉलिक्यूलर मास भी सेम दिखेगा। तो क्या देखना पड़ेगा, ब्रांचेस देखना पड़ेगा। अगला सवाल, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2OH और OH। चलो अभी नहीं,
बताओ बेटा, सॉलिबिलिटी बताओ। सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ए की। आपने कहा ए की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। फिर बी, फिर सी और फिर डी। क्या देख के बताया आपने? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरा सवाल, CH3 CH2 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 OH। CH3 CH2 CH2 CHOH CH2OH। CH3 CHOH CHOH CH2OH CH2 CH CH CH2 OH 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 और OH। बताओ बेटा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? लास्ट वाला। क्या देखा आपने? जितना ज़्यादा OH होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन देखें। ये रहा आपका हाँ, सॉल्युबल होने का क्या रीज़न है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का क्या रीज़न है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी भी कंपाउंड का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर किसी अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है तो क्या रीज़न होता है? तो आंसर सिंपल सा होना चाहिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किसी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? हाइड्रोजन बॉन्ड।